वेलकम टू एक्सेल एंड विजन पॉलीटेक्निक ब्रांच। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग उसको बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज़ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इन दोनों ट्रांसफार्मर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, है ना। हालांकि डिफरेंस का ही पूरा खेल है, तो आप लोग डिफरेंसेस बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, मैंने इसका फिगर बना रखा है। तो पहले तो एक बार आप लोग अच्छे से समझ लो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये आपका हो गया, इसको कहते हैं सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये मैंने सिंगल फेस कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिया है। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया वाइंडिंग सराउंड द कोर, है ना। यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप जानते हो ना कि ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग से मिलकर बना हुआ है ना। तो जो इसमें वाइंडिंग होगा वो कोर को सराउंड किए रहेगा, कोर को सराउंड किए रहेगा, इसलिए इसको कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसी प्रकार जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा उसके बारे में पहला आप बिल्कुल लाइन से, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर, आप तुरंत बोलेंगे कि कोर सराउंडेड द वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग जो है कोर से चारों तरफ घिरा होता है। उसी तरह कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप क्या बोल रहे हो, कोर जो है वाइंडिंग से चारों तरफ घिरा होता है ना। तो इसमें दूसरी तरह की ये जैसे अब आपका कोर हो गया, ठीक ना, आपका कोर हो गया, तो ये आपका लिंब कहलाता है, ये आपका योक कहलाता है, यू नो वेरी वेल, है ना। लिंब पे हम वाइंडिंग करते हैं, लिंब पे हम वाइंडिंग करते हैं। तो इसमें वाइंडिंग किस तरह से होगा, एक लिंब पर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों मिला के किया जाता है। इसका कई रीजन है, एक तो इसका मैकेनिकल बैलेंस आपका सही रहेगा, है ना। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों एक साथ मिला के किए जाते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्पल कलर से मैंने दिखाया है ना, पर्पल कलर से, ये मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये मेरा LV है, LV। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज फॉर, या ऐसे कह दें पर्पल कलर ना। तो पर्पल कलर को मैं दिखा रहा हूँ बेटा LV से, और येलो कलर को मैं दिखा रहा हूँ HV वाइंडिंग से। तो इसमें वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, देखिए कोर के नज़दीक जो है मेरा LV वाइंडिंग होगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप इतना तो जान गए हो, वाइंडिंग सराउंडेड द कोर, है ना। तो कोर को वाइंडिंग सराउंड कर रहा है, लेकिन जो कोर के सबसे नज़दीक जो वाइंडिंग होगा ना, उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग दिया जाता है। तो कोर के नज़दीक मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग दिया, फिर ये इंसुलेशन प्रोवाइड किया मैंने, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड किया, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग दिया, फिर इंसुलेशन प्रोवाइड किया, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग दिया, है ना। ऐसे ये क्रम आपका चलता रहेगा, इसी तरीके से आपका क्रम चलता रहेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, और ये LV, ठीक ना। उसी तरह से ये LV कोर के नज़दीक है, LV, ये भी LV, ठीक ना, ये भी LV। और येलो को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा HV हो गया, HV, ठीक ना। इस तरह से मैं वाइंडिंग प्रोवाइड करूंगा, HV इधर भी हो जाएगा, HV और HV। दूसरी बात, इसमें जो वाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, वो कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है बच्चों, है ना। इसको बिल्कुल ध्यान रखना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कैसे कराऊंगा, कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप का। यानी पहले कोर के नजदीक मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग दिया, है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। उसके ऊपर फिर मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड किया, और उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी मैंने सिलेंड्रिकल इन फॉर्म दिया। तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर, है ना। तो ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जनरल सिनारियो। इस तरह से इसका आरेख खींचा जाएगा, इस तरह से इसका डायग्राम बनाया जाएगा। एग्जाम में आएगा तो आप एज इट इज ऐसे ही बनाओगे, ठीक ना। अब थोड़ा बात कर लेते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर का फिजिकल कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। तो देखो, सेल टाइप ट्रांसफार्मर ये हो गया आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है,
शेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखो ये मेरा कोर है, ये मेरा कोर है, तो इसमें मैंने कहा कि कोर सराउंडेड द वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग को कोर चारों तरफ से घेरे रहेगा। तो इसमें जो वाइंडिंग कराई जाती है इसके सेंट्रल लिंब पे कराई जाता है। आप इधर ध्यान से देखना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपने क्या किया, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये जो आपके दो लिंब है ना, दो लिंब में आपने कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप का आपने वाइंडिंग कराया। तो कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप का वाइंडिंग आपने दोनों लिंब पे कराया। लेकिन शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे हो, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये जो सेंट्रल लिंब है, सेंट्रल लिंब से आप वाइंडिंग स्ट्रक्चर दे रहे हो, है ना, पतली पतली प्लेटें होती हैं बेटा, है ना, पतली पतली स्लाइसेस ऑफ आयरन पीसेस हम काट लेते हैं और उसको इस खांचे में सेंट्रल लिंब पे इस तरह से बैठा देते हैं कि जैसे क्या होगा, ध्यान से देखना, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ध्यान रखना, इसको मैंने बहुत पतला दिखाया है, इसको मैंने पतला दिखाया है, इसको मैं क्या कहूंगा, अब इसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। ये है आपका LV/2, LV/2, लो वोल्टेज का आधा, और इसको भी रख देते हैं लगभग LV/2। देन आपका HV होगा, देन आपका LV होगा, देन आपका HV होगा। इस तरह से मैं कंसेंट्रिक प्लेट आपको इसका जो वाइंडिंग होगा, इसका जो वाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है अभी बता देता हूं, वो सैंडविच या पैनकेक टाइप का होता है। इसके बाइंडिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सैंडविच टाइप बाइंडिंग या पैनकेक टाइप बाइंडिंग, इसको इंटरलीव्ड बाइंडिंग भी कहा जाता है। ये सब नाम का कुछ मतलब होगा, इसीलिए कहा जाता होगा, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर देखो, पहले सबसे ऊपर क्या कर दिया, LV/2, LV/2। एक्चुअली होता क्या है कि देखो ये जो वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के नजदीक क्यों रखते हैं। देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब लो वोल्टेज स्ट्रेंथ, तो लो वोल्टेज स्ट्रेंथ के लिए हमको कोर और वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना हो, मैं ये देखो ये वाला घेरा, इस लेवल पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल मुझे रिक्वायरमेंट होगी, वो इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होगी ना, इसीलिए हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कहाँ रख देते हैं, कोर के नजदीक रखते हैं, कोर के नजदीक रखते हैं। इसी तरह से आप यहां देखो, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने कोर के नजदीक दिया है। इसका मतलब यह है कि कम वोल्टेज स्ट्रेस होगा, कम वोल्टेज स्ट्रेस के लिए मुझे कम इंसुलेशन प्रोवाइड करना होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नजदीक ही क्यों पहले रख देते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्यों नहीं रख देते, तो आप सिंपल बताना, ड्यू टू वोल्टेज स्ट्रेस, है ना, इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम स्ट्रेंथ की इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, है ना। देखो बेटा, जहां पर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट की बात आ जाए, आपके दिमाग में वोल्टेज स्ट्रेस की बात आनी चाहिए, है ना। हाई वोल्टेज हाई इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, लो वोल्टेज लो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक ना। और जहां पे करंट की बात आ जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप अपने दिमाग में बैठाया करो, है ना। हाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्यादा एरिया, मतलब अगर आपका जो कॉइल है वो थिकर है, ये सब तो बेसिक में पढ़े होगे ना, मोटा है और कम नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसमें ज्यादा करंट पास होगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। उसी तरह अगर आपका वायर जो है पतला है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसमें कम करंट पास होगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो कि जब भी इंसुलेशन फेलियर की बात होगी ना, तो कहीं ना कहीं उसके वोल्टेज से अटैच्ड है, और जब भी कभी करंट की बात होगी तो कहीं ना कहीं वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अटैच्ड है। बेटा ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और इंसुलेशन फेलियर वोल्टेज के रिक्वायरमेंट से, है ना। इसीलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के नजदीक कर देते हैं। अब इन्हीं दोनों सिनारियों को मैं एक साथ एक टेबल में बना के आपको एक एक टर्म को मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक ना। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक टेबल बनाता हूं, देखिएगा। ये मैं एक टेबल बना देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक ना बेटा। और इसी के हिसाब से आपको करना है सारा काम। एक तरफ मैं लिख देता हूं
कोर टाइप, ठीक ना बेटा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, या इसको थोड़ा और बेटा किया जाए, कोर टाइप, और यहां आपका हो गया शेल टाइप, शेल टाइप। शेल टाइप, तो पहला डिफरेंस देखो बेटा, मैं दोनों को मिला के चल रहा हूं, ठीक ना। पहला क्या है, कोर टाइप में मैं क्या कह रहा हूं, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, वाइंडिंग वाइंडिंग वाइंडिंग्स surrounds the core, surrounds the core, वाइंडिंग सराउंड द कोर, मतलब क्या है कि जो वाइंडिंग है कोर को सराउंड करती है, कोर को घेरे रहती है, वाइंडिंग कोर को कोर को घेरे रहती है ना, रहती है। यहां पे मैं क्या कहूंगा, कोर सराउंड द वाइंडिंग, कोर सराउंड द वाइंडिंग, मतलब कोर वाइंडिंग को घेरे रहती है, ठीक। ये पहला अंतर हो गया, ये मेरा पहला अंतर हो गया, ठीक, ये हो गया। सेकंड देखो, अगर ये वाइंडिंग सराउंड द कोर है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक लिंब पर वाइंडिंग किया जाएगा, है ना, क्या कहोगे आप, प्रत्येक लिंब पर वाइंडिंग किया जाएगा, प्रत्येक लिंब पर वाइंडिंग दिया जाता है, ठीक। यहां आप क्या लिखोगे, सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग दिया जाता है, सेंट्रल लिंब पर, ओहो सॉरी, सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग दिया जाता, ठीक, सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग दिया जाता है, ठीक ना। ये हो गया आपका सेकेंड अंतर। अब मैं पॉइंट नहीं नोट करूंगा बेटा, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं मैं इसी टेबल में आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं। ये हो गया मेरा सेकेंड अंतर, ठीक। तीसरा क्या होगा, हाउ मैनी मैग्नेटिक पाथ्स आर देयर, तो कोर टाइप में केवल एक मैग्नेटिक पाथ होता है, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें दो मैग्नेटिक पाथ होंगे, दो मैग्नेटिक
पाथ होंगे, है ना। नेक्स्ट आप क्या करो, ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। इसको मैं समझते, ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, है ना बेटा। नेक्स्ट क्या करो आप, इसमें अगर एक मैग्नेटिक पाथ है, कॉमन पाथ है, आप देखो ना, ऐसा करते हैं, ये फिगर यहीं पे ले आ देते हैं। ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक। और इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो भी आप इस टेबल में दिखा सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। कॉपी, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक ना बेटा। ये आपका ये आ गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इस तरह से आपने यहाँ दिखा दिया। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर को कहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ कॉलम में दिखा देता हूँ। ये आपका आ गया, कहाँ गया शेल टाइप, ये आ गया ना, इसको भी छोटा कर लेते हैं। कॉपी, और ये आपका आ गया पेस्ट का, ये आ गया भाई, है ना, यहाँ पे ये आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। तो देखो इसमें केवल एक मैग्नेटिक पाथ है, एक मैग्नेटिक पाथ का मतलब ये देखो, फ्लक्स यहाँ से क्रिएट होगा, इस लिंब से क्रिएट होगा, योग पे जाने के बाद कोर आपका ऐसे ही आएगा ना, इस तरह से मतलब फ्लक्स का क्रिएशन केवल एक मैग्नेटिक पाथ को ट्रेवल करेगा। क्योंकि इसके सेंट्रल लिंब पे बाइंडिंग हो रही है, इसके सेंट्रल लिंब पे बाइंडिंग हो रही है, बड़े फिगर में देख लो, इसके सेंट्रल लिंब पे बाइंडिंग हो रही है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर के सेंट्रल लिंब पे बाइंडिंग हो रही है, तो दो मैग्नेटिक पाथ बन रहा है ना, एक आधा फ्लक्स इधर जा रहा है और आधा फ्लक्स इधर जा रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि कोर का क्या काम होता है किसी मैग्नेटिक सर्किट में, इट प्रोवाइडेड द रो रिलक्टेंस पाथ और टू प्रोवाइड द शार्प मैकेनिकल बैलेंस। अब ये चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो, मैंने आपको बताया है कि कोर के यही दो मेन पार्ट होते हैं, है ना। तो फॉर ए गुड मैकेनिकल बैलेंस इसमें दो मैग्नेटिक पाथ होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, है ना। तो आप इसमें कह सकते हो ना, अगर इसका मैग्नेटिक सर्किट बनाओ तो ये आपको पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट जैसा नहीं लग रहा है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट जैसा नहीं लग रहा है। उसी तरह ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की तरह नहीं लग रहा है। इसका अगर आप मैग्नेटिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट नहीं देगा। तो आप एक अंतर ये भी लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हैं आप, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना। इसको ले लेते हैं, यहाँ पे आपका कोर टाइप है और शेल टाइप है। नेक्स्ट अंतर देखिएगा, इसको मैं कह रहा हूँ कोर टाइप, इसको मैं कह रहा हूँ शेल टाइप, इसको मैं कह रहा हूँ शेल टाइप। तो देखो नेक्स्ट अंतर क्या है, इट कैन बी कंसीडर एज ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, है ना बेटा, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। और ये हो गया पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट,
ठीक ना, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस। और देखो, अच्छा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है? फॉर हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन, है ना। इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशंस। तो आप इसमें कह सकते हो यूज फॉर यूज फॉर यूज फॉर हाई वोल्टेज एंड लो कैपेसिटी एप्लीकेशन, लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस, है ना। और इसको कहाँ यूज करोगे? पैरेलल सर्किट को यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन। करंट की वैल्यू ज्यादा होगी ना पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में, हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस, ठीक ना। तो ये आपका नेक्स्ट अंतर हो गया, दिस इज नेक्स्ट सिनेरियो, है ना। ये आपका अगला अंतर हो गया। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो बच्चों। देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। जरा कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में देखो, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में देखो, ये है आपका कोर टाइप ना। अब कोर टाइप में आपने इंसुलेशन कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया है? इंसुलेशन आपने कहाँ कहाँ दिया है? तो देखो, एक तो लो वोल्टेज और कोर के नजदीक आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। ये थोड़ा सा यहाँ देख लो, आप यहाँ देख लो, थोड़ा सा ये मिल गया है ज़्यादा, तो आप ही मानना कितना गैप होगा इंसुलेशन के लिए। ये लो वोल्टेज और कोर के बीच में इंसुलेशन आपने प्रोवाइड किया है, लो वोल्टेज और कोर के बीच में आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। दूसरा इंसुलेशन कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में? लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन आपने प्रोवाइड किया है वो लो वोल्टेज टू कोर और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इन दो के मध्य में आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। जबकि आप शेल टाइप ट्रांसफार्मर को देखो बेटा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर को देखो, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है? इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन लो वोल्टेज टू कोर, और हाई वोल्टेज और कोर के बीच में भी इंसुलेशन प्रोवाइडेड है। देख लो, हाई वोल्टेज और कोर के बीच में भी इंसुलेशन प्रोवाइडेड है। उसी तरह हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में भी तो इंसुलेशन प्रोवाइडेड है। तो इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। किसमें? शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। देखो ना, लो वोल्टेज और कोर के बीच में इंसुलेशन है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन है, लो वोल्टेज और कोर के बीच में इंसुलेशन है, हाई वोल्टेज और कोर के बीच में इंसुलेशन है। तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा है? शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा है बेटा, है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। हर एक चीज से आपको चीजें मिलती जाएंगी, है ना। तो इसमें आप कह सकते हो कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज लेसर देन शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। आप यहां लिख दो इंसुलेशन कहां कहां प्रोवाइड कर रहे हो। इंसुलेशन कहां कहां प्रोवाइड हो रहा है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर बात कर रहा हूं, तो ये हो रहा है लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, इसको अलग कलर से कर दिया जाए क्या? देखो कहां कहां कर रहे हो, एलवी एंड कोर के बीच में। दूसरा कहां कर रहे हो, एलवी और एचवी वाइंडिंग के बीच में। यहां कहां कर रहे हो बेटा? इंसुलेशन, यहां क्या लिखेंगे? इंसुलेशन
रिक्वायर इंसुलेशन, इंसुलेशन आप दे रहे हैं एल वी एंड कोर के बीच में, एच वी एंड कोर के बीच में, उसी तरह एल वी और एच वी के बीच में भी तो दे रहे हो, है ना। तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज मोर इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम है, इसमें इस इंसुलेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। कौन ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस को खींचेगा? जिसकी इंसुलेशन कम होगा बेटा। इसका इंसुलेंस रिक्वायरमेंट कम है ना, तो इसको मैं हाई वोल्टेज के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इससे भी आप लोग देख लो, यूज फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, है ना, हाई वोल्टेज एंड लो कैपेसिटी एप्लीकेशन। आप यहाँ से ये भी कह सकते हो ना कि देखो इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम है और लो कैपेसिटी के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप इसमें कह सकते हो ना कि इसमें ज़्यादा आयरन यूज होगा और लेस कंडक्टिंग मटेरियल यूज होगा। लो कैपेसिटी यानी करंट रेटिंग इसकी कम होगी। तो एक अंतर आप ये भी लिख सकते हो, है ना। क्या कर रहा हूं मैं, देखिएगा। थोड़ा ऊपर से लेते, ये ना, सब एक दूसरे से जुड़ा है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है ना। ये है आपका कोर टाइप, और ये हो गया शेल टाइप। नेक्स्ट आप क्या कह रहे हो, मोर आयरन एंड लेस कंडक्टिंग वायर, इतना लिख लो, कंडक्टिंग वायर रिक्वायरमेंट। कंडक्टिंग वायर रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होगा, मोर, अच्छा इसमें लेस आयरन है ना, अरे मैंने मोर क्यों कह दिया। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा हो रही बेटा, है ना, तो लेस आयरन रिक्वायरमेंट होगी, लेस, है ना। और इसमें मोर आयरन एंड लेस कॉपर वायर, रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट, ठीक। ये हो गया हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी के लिए आप कोर टाइप लोगे, और लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए आप लोग शेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, है ना। तो जनरली ये पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। किस में यूज होगा, पावर ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में कोर टाइप लगाते हैं, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। और ये कहाँ यूज होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरल, है ना। क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए कोर टाइप, और लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए शेल टाइप। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, और लो केवीए रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो लेबोरेटरी वगैरह में भी इसका यूज होता है, ये भी ध्यान रखना।
जो आप लैब में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो शेल टाइप होता है मेनली, लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी यूज्ड। तो ये हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, वाइंडिंग कौन सी यूज करोगे इसमें, वाइंडिंग कौन सी यूज करोगे? तो वाइंडिंग इसमें यूज किया जाता है कंसेंट्रिक सिलेंडर टाइप वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सा होगा? वाइंडिंग याद रखना इस चीज को, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल टाइप, सिलिंड्रिकल बेलनाकार, है ना, सिलिंड्रिकल टाइप वाइंडिंग। इसमें कौन सा होगा? इसको बोलते हैं सैंडविच, सैंडविच टाइप, या इसी को बोला जाता है, ध्यान रखना ये सभी एक नाम है बेटा, सैंडविच टाइप, या मैं बोल रहा हूँ पैनकेक, क्या बोलते हैं, पैनकेक, पैनकेक टाइप, और इसी को बोला जाता है इंटरलीव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? इंटरलीव्ड वाइंडिंग, इंटरलीव्ड वाइंडिंग, ठीक ना। तो इसका बाइंडिंग स्ट्रक्चर ये होगा। अब याद रखना, जब मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाया था बच्चों, है ना, तो वहां पे एक बात आई थी कि हाउ टू मिनिमाइज द वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। तो मैंने वहां पे आपको एक वर्ड लिखा दिया था कि वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करने का तरीका क्या था, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना, है ना। उसमें जेड पर यूनिट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा था ना, और जेड पर यूनिट को आप लिख रहे थे आर पर यूनिट प्लस जे जे एक्स पर यूनिट। फिर मैंने आपको बताया था कि आर पर यूनिट से वोल्टेज रेगुलेशन का कोई लेना देना नहीं है, वो एफिशिएंसी इंजीनियर करता है। एक्स पर यूनिट यानी किसी ट्रांसफार्मर के लीकेज को यदि आप कम करा देते हैं तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगा। अब लीकेज को कम कराने के लिए क्या करते हैं? लीकेज को कम कराने के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैंने आपको लिखवाया था कि हाइट, विंडो हाइट टू विड्थ रेशियो को हम बढ़ा देते हैं। वो क्यों करते हैं? अब वो रीजन मैं यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन आप जब देख लिए हो तो मैं बताने जा रहा हूँ। विंडो हाइट टू विड्थ रेशियो को बढ़ाकर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर का लीकेज कम कर सकते हैं। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करा सकते हैं। तो वो पॉइंट भी यहाँ पे लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मैंने कहा था कि जब कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपको बताऊंगा तब इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वो घड़ी आ गई है, देखो कैसे। विंडोज हाइट टू विड्थ रेशियो, हाइट टू विड्थ रेशियो को बढ़ाकर वोल्टेज रेगुलेशन को, या आप सीधे लिखो कि लीकेज को कम किया जा सकता है। लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस को कम किया जा सकता है जिससे वोल्टेज रेगुलेशन कम रखा जाए, कम रखा जाए। और इसमें क्या करते हैं? सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या करेंगे? देखो इस सैंडविच टाइप वाइंडिंग इसमें दिया जा रहा है ना, पैनकेक टाइप वाइंडिंग दिया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि वाइंडिंग की थिकनेस
वाइंडिंग की थिकनेस तथा लेयर्स के बीच में, लेयर्स किसके, वाइंडिंग्स के ना, लेयर्स के बीच में एडजस्टमेंट करके लीकेज रिएक्टेंस को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये तरीका है कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस को कम करने की विधि। देखो ध्यान से देखना, मैं पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जाता हूं, है ना। देखो कैसा कंस्ट्रक्शन है इसका। ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस कहां से आ रहा था भाई, अगर आपको ध्यान हो तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपने ये फिगर ऐसे दिखाया था और ये आपकी वाइंडिंग गई थी, याद आ रहा है, इस तरह से वाइंडिंग आई थी। तो लीकेज रिएक्टेंस का पाथ आपने कुछ इस तरह से दिखाया था, इस तरह से, जो एयर सराउंड हो गया है, यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट H को जो फॉलो कर रहा था, दैट लीकेज रिएक्टेंस इज कॉल्ड, जो कि एयर सराउंड हो गया था, कोर में मिक्सअप नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फ्लक्स हैं जो कोर में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। आप यही कह रहे हो ना कि ये जो फ्लक्स जा रहा है कोर में, उसी को मैक्सिमम फ्लक्स कह रहे हो, और वही कह रहे हो कि यूजफुल फ्लक्स है। देखो एक एयर सराउंड क्या हुआ, मान लीजिए कि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग से चला, लो वोल्टेज वाइंडिंग में आपका फ्लक्स क्रिएट हुआ जो कि एयर सराउंड हुआ और लो वोल्टेज वाइंडिंग में ही वापस आ गया। तो ये आपका लीकेज फ्लक्स है, ये आपका क्या है, लीकेज फ्लक्स है। लो वोल्टेज वाइंडिंग से चला और लो वोल्टेज वाइंडिंग में ही आके खत्म हो गया, है ना। ये आपका लीकेज फ्लक्स है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन तो हुआ ही नहीं ना बेटा। उसी तरह क्या हुआ कि कॉइल से, चाहे एचवी कॉइल से चाहे एलवी कॉइल के किसी भी वाइंडिंग से वो चले और कोर में भी मिक्सअप नहीं हो रहा है, और अपने वाइंडिंग से चला और अपने वाइंडिंग में ही वापस आ गया, दैट फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, बुक्स वगैरह में इस सब चीजों को नहीं दिखाया गया है। मेरा एक फ्लक्स चला लो वोल्टेज वाइंडिंग से, ऐसे चला ना, ऐसे तो दिखाते थे लो वोल्टेज वाइंडिंग को, लो वोल्टेज वाइंडिंग को ऐसे चलाया और वो कहाँ एंटर हो गया, थ्रो एयर एचवी वाइंडिंग में एंटर होके ये पूरा पाथ कर देता है। तो इसको आप लीकेज फ्लक्स मत कह देना, ये म्यूचुअली कपल्ड फ्लक्स है बेटा, है ना। जो एयर सराउंड होते हुए हाई वोल्टेज वाइंडिंग से एंटर करके फिर से अपने लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ आ जा रहा है, दैट इज नॉट अ लीकेज फ्लक्स, इट इज म्यूचुअल फ्लक्स। आपको वो फ्लक्स जो कि एयर सराउंड हो जाए, जो न तो कोर में जा रहा है लेकिन अपनी वाइंडिंग से निकलकर अपनी वाइंडिंग में वापस आ जा रहा है, चाहे वो एलवी वाइंडिंग हो चाहे वो एचवी वाइंडिंग हो, उसको लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। जो एलवी वाइंडिंग से चला और एचवी वाइंडिंग से निकल आया, उसको आप लीकेज फ्लक्स नहीं बोलेंगे, वो आपका म्यूचुअल फ्लक्स है ना। तो इसी लीकेज फ्लक्स को कम कराने के लिए देखो, लीकेज फ्लक्स का रास्ता इसमें कैसे है, इसमें लीकेज फ्लक्स का रास्ता ऐसे ही है ना कि ये नीचे से जा रहा है और ऊपर से होते हुए फिर इस तरह से सराउंड होके लो वोल्टेज वाइंडिंग में, जैसे लो वोल्टेज वाइंडिंग से चला और लो वोल्टेज वाइंडिंग में ही आके खत्म हो जा रहा है। तो दैट फ्लक्स इज माय लीकेज फ्लक्स। तो अगर मैं इसका पाथ बना दूं, इसका पाथ, इसकी हाइट, लिंब की हाइट अगर मैं ज्यादा बढ़ा दूं, तो इस लीकेज फ्लक्स को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। तो यही काम कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कराया जाता है। मैं क्या कर रहा हूं कि विंडो हाइट टू विड्थ रेशियो को मैं बढ़ा दे रहा हूं, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूं और हाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। उससे क्या होगा कि ये जो लीकेज फ्लक्स का मैग्नेटिक पाथ है जो कि एयर सराउंडेड है, उसका पाथ बढ़ जाएगा। तो जब पाथ बढ़ जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा ना बेटा, है ना। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में विंडोज हाइट टू विड्थ रेशियो को बढ़ाकर भी लीकेज फ्लक्स कम किया जा सकता है। लेकिन आप इकट्ठे ना बढ़ा देना कि विड्थ आपका कम हो जाए, विंडो विड्थ आपकी कम हो जाए और हाइट को आपने ऐसा बढ़ा दिया
कि वो एकदम सिलेंड्रिकल टाइप हो जाए, तो इसका भी एक परमिसिबल लिमिट होता है ना, नहीं तो ट्रांसफार्मर आपका डैमेज आ जाएगा। एक मतलब मान लीजिए आंधी तूफान आया, कोई तड़ित वो आया, ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो जाएगा बेटा, गिर जाएगा। कोई ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी हाइट आपने ज़्यादा रखी है, विड्थ आपने कम दिया है, तो कम स्टेबल होगा ना। तो इसकी भी एक परमिसिबल लिमिट है बेटा। इसको आप इकट्ठे ना कर दीजिए कि अरे सर ने तो बोला है कि विंडो हाइट टू विड्थ रेशियो बढ़ाओ, बढ़ा दो इसकी हाइट, लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, तो उसका भी एक परमिसिबल लिमिट है, और वो लिमिट लगभग विंडो हाइट टू विड्थ रेशियो जो आता है, विंडो हाइट टू विड्थ रेशियो जो आता है, हाइट, क्योंकि स्टैकिंग फैक्टर भी तो लेके चलना है ना, हाइट टू विड्थ जो होता है ना, ये लगभग 3 के बराबर आता है बेटा, है ना। इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू जो है, यानी ग्रॉस एरिया अपॉन नेट एरिया, जो आप नेट एरिया अपॉन ग्रॉस एरिया जो लेते हो, वो 0.3 के करीब आता है ना। तो इसकी वैल्यू 3:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक टर्म्स इसको कम करते हैं विड्थ को, तो 3 रेशियो तक आप इसको बढ़ा सकते हैं हाइट को, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, नहीं तो ट्रांसफार्मर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेकिन इतना है कि आप ऐसा करके कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं। अब लीकेज रिएक्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका इंप्रूव हो जाए, मतलब कम हो जाएगा। और आप यही तो चाहते हो ना कि किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम हो, उसका फिगर ऑफ मेरिट कम से कम हो, है ना, यही आप चाहते हो। वोल्टेज रेगुलेशन में पढ़ चुके हो ये सब चीजें। अब यही चीज अगर मैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर को देखूं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे करूंगा, तो ये मेरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, देखो ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये तो रीजन आपने देख लिया ना कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे में आधा आधा एलवी बाइंडिंग लगा देता हूं, है ना। बाकी एचवी एलवी जैसे कोर टाइप में चल रहा था, इसमें टॉप टू बॉटम इसी तरह से बाइंडिंग आपकी होती रहेगी, है ना। अब कौन कौन सी वाइंडिंग होगी वो हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन में देख लेंगे। हेलिकल टाइप होती है, स्पाइरल टाइप होती है, स्प्रिंग टाइप होती है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन हम देख लेंगे कि कौन किस जगह पे लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाएंगे, किस जगह पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाएंगे। ये थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन पोर्शन ले लेंगे। अभी हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का जनरल सिनारियो देख रहे हैं, है ना, इसमें डिफरेंस देख रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये जो थिकनेस है, ये जो कोर की जो थिकनेस है ना बेटा, इस कोर की थिकनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। और आप जानते हो कि थिकनेस से लॉसेस अफेक्टेड होते हैं, कोर लॉसेस अफेक्टेड होते हैं। तो थिकनेस और वाइंडिंग लेयर को घटा बढ़ा के या ऑप्टिमाइज कंडीशन में रख के, आप यही तो चाहते हो ना कि लीकेज कम से कम हो। तो लीकेज कम से कम रखने के लिए आपका सबसे पहला सुटेबल तरीका क्या था, एक्स को कम से कम रखना है। तो एक्स कम से कम कब होंगे, जब वो हाईली म्यूचुअली कपल्ड होंगे। हाईली म्यूचुअली कपल्ड कब होंगे, जब वो बहुत ज़्यादा पास होंगे, ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, उनके इंसुलेशन लेवल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये सब एडजस्टिंग मैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में करा सकता हूँ बाय यूजिंग देयर थिकनेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द बाइंडिंग। इन दोनों चीज़ों को मैं कम ज़्यादा करा के, मतलब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं और एडजस्ट करके मैं इसका लीकेज रिएक्टेंस कम कर सकता हूं। तो ये बात हो गई शेल टाइप ट्रांसफार्मर की, है ना। और क्या अंतर हो सकते हैं, देखो और क्या क्या अंतर हो सकते हैं कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, है ना। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन शेल टाइप आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेनली लिया जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है कोर टाइप से ज़्यादा होती है। ये मैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बताऊंगा आपको, है ना। तो इतने डिफरेंसेस सफिशिएंट है आई थिंक, फालतू चीज़ें भी नहीं लिखनी चाहिए ना बेटा। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की कितनी क्वालिटीज़ होती है, तो मैंने आपको केवल 3 क्वालिटीज़ बताई थी बेटा। क्या क्या, नो एनी लॉसेस। अब बुक्स में जाओगे तो नो आयरन लॉस, नो कॉपर लॉस, नो डाइलेक्ट्रिक लॉस, नो वाइंडिंग लॉस, पता नहीं कौन, इस संसार में जितने लॉसेस हैं, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की आप बात करोगे तो वो कोई लॉस उसमें नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव परमिबिलिटी इसकी इनफाइनाइट होती है। और तीसरा मैंने क्या कहा था कि कोर विल बी एक्साइटेड, मतलब कोर फ्लक्स क्रिएट करेगा विदाउट एनी एक्साइटिंग करंट,
विदाउट एनी एक्साइटिंग करंट। अब इन तीन चीज़ों से किसी आइडियल ट्रांसफार्मर को आप डिफाइन कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ उसमें छूट गई थी बेटा। क्या छूट गया था, इसका कभी कभी ध्यान रखना आप लोग। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट से, है ना, कभी कभी ये पूछ देते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये आरसी कितना होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर, देखो ये शंट ब्रांच का पैरामीटर है, मैं आगे की सर्किट नहीं बना रहा हूं, यू नो वेरी वेल। अब तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग मास्टर हो गए होगे, मेरा मानना है, और नहीं हो गए हो तो हो। ये हो गया आपका R1 JX1 R2 डैश, सॉरी ये क्या था, हाँ JX2 डैश ना, JX2 डैश R2 डैश, है ना, RC JXM, ये आपका IM, ये आपका IC, ये आपका I0, है ना, V1 वगैरह वगैरह जो भी हो। मेरा पर्पज इससे नहीं है, मेरा पर्पज इससे है बेटा, कभी कभी ये आरसी की वैल्यू, कोर लॉस रेजिस्टेंस आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पूछ लिया था। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने उस समय, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट सर्किट तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन देख के लग रहा है कि कोर लॉस रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई। भाई आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई कोर लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कोर लॉस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, V²/RC से, है ना, V²/RC से। तो ये लॉस कब कम होगा, जब इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि आइडियल ट्रांसफार्मर का, वैसे वो स्टेटमेंट में आ गया है बेटा, एक समझने की चीज है कि जब उसमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा है तो कोर लॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा ना, तभी तो कोर लॉस नहीं होंगे, है ना। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इक्विवेलेंट सर्किट से अगर आपसे मतलब थोड़ा सा देखना हो तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रखा जाता है वो 0.15 पर यूनिट तक दे दिया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 0.015 तक 0.015 पर यूनिट तक लिया जाता है। उसका रीजन है, देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ 0.15, कहाँ 0.015, है ना, कहाँ 15%, कहाँ 1.5%, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग लीकेज को कम से कम रखने की कोशिश रखते हैं, उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि उसका लीकेज कम से कम हो। पावर ट्रांसफार्मर में कोई इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि या तो वो फुल लोड पे चलेगा या तो स्विच ऑफ रहेगा। तो ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझते हैं। इसमें भी डिफरेंसेज आ जाता है बेटा, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.